नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश शर्मा और आप सभी का हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं स्वयं सहायता समूह को संगठित कैसे करना है। पिछले वीडियो में आप सभी को हम एसएचजी स्वयं सहायता समूह का परिभाषा एकदम विस्तार से बताए थे और एसएचजी के लिए क्या ज़रूरत है वो बताए थे। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं स्वयं सहायता समूह को संगठित कैसे करना है। तो उसी से संबंधित आप सभी को आज वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। आप सभी वीडियो में बने रहिएगा। तो यहाँ देखिए, स्वयं सहायता समूह को संगठित करना। समूह का गठन करते समय मोटे तौर पर निम्नलिखित दिशा निर्देशों पर विचार किया जाता है। समूह में सदस्यों की संख्या 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए, अन्यथा पंजीकरण अनिवार्य हो जाता है। सामान्यतः स्वयं सहायता समूह में 10 से 20 व्यक्ति होते हैं, तथापि सूखाग्रस्त क्षेत्रों, छितरी हुई एवं कम घनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों और आर्थिक रूप से कमज़ोर और या शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के मामले में यह संख्या 5 से 20 हो जा सकती है। अब देखिए कि यहाँ स्वयं सहायता समूह में ऐसे जो ग्रामीण क्षेत्र में होता है तो उसमें होता है कि मिनिमम 10 मेंबर होना चाहिए और मैक्सिमम 15 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 20 जो बताया जा रहा है तो वो जो होता है अधिक, माने है कि देखिए क्या है, सूखाग्रस्त क्षेत्रों या छितरी या कम घनी जनसंख्या वाले, यानी कम ही मतलब कम घनी वाला होना चाहिए क्षेत्रों में, और आर्थिक रूप से कमज़ोर और शारीरिक रूप से भी अशक्त हो। जैसे कि उसमें अगर क्या होता है कि शारीरिक रूप से अपंग हो और वो किसी भी कार्य करने के लिए कर नहीं सकते हैं और वो आमदनी भी नहीं कर सकते हैं, तो उस स्थिति में समूह बनाया जाता है जिसमें मतलब इसमें ये नियम नहीं है कि 18 साल होना ही चाहिए, वो कम भी उम्र का हो सकता है। और उसमें लड़का हो, लड़की हो, महिला हो, पुरुष हो, जो भी हो उसमें सभी को जोड़ सकते हैं। तो उस समूह में होता है कि मिनिमम संख्या 5 होना चाहिए। 1 से 5 मतलब 5 मेंबर भी जुड़ गया तो एक वो समूह का निर्माण हो जाता है, और मैक्सिमम इसमें 20 तक जोड़ सकते हैं। अब यहाँ है कि प्राय समूह के सभी सदस्य गरीबी से नीचे के परिवार होने चाहिए। माने जो भी समूह का जो सदस्य होगा वो गरीबी रेखा से नीचे का परिवार होना चाहिए। यहाँ है कि सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के मामले में यदि आवश्यक हो तो समूह के सदस्यों में अधिकतम 20% और अपवाद स्वरूप मामलों में जहाँ अनिवार्य रूप से अपेक्षित हो अधिकतम 30% गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवारों के साथ रहे। गरीबी रेखा से थोड़ा ऊपर वाले परिवारों से लिए जा सकते हैं यदि वे समूह के बीपीएल सदस्यों को स्वीकार हो, तथापि जहां समूह सब्सिडी के लिए पात्र है। गरीबी रेखा से ऊपर एपीएल सदस्य योजना के अंतर्गत सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होंगे। अब यहाँ पर है कि जैसे देखिए कि अगर बीपीएल वाला जो भी सदस्य है तो उसको भी परिवार को ले सकते हैं, एपीएल वाला को भी ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा गरीबी रेखा से थोड़े ऊपर वाले भी परिवार लिए जा सकते हैं। लेकिन बीपीएल वाले जो परिवार है सदस्य उसको स्वीकार होना चाहिए और वह सब्सिडी लेने के लिए वो पात्र है, उनको भी। गरीबी रेखा एपीएल सदस्य योजना के अंतर्गत सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होंगे। तो जो एपीएल वाले होते हैं उनको सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होता है।
बीपीएल सदस्यों को प्रबंधन और निर्णयन में सक्रिय रूप से सहभागिता करनी चाहिए। तो अब देखिए कि यहाँ बीपीएल वाले भी जो सदस्य जुड़ेंगे तो उसमें अच्छे रूप से उसमें सहभागिता होनी चाहिए उनका। अब है कि बीपीएल सदस्यों को प्रबंधन और निर्णयन में सक्रिय रूप से सहभागिता करनी चाहिए। जैसे कि जब भी बैठक अगर होता है तो उसमें जो बीपीएल से हो या एपीएल से हो उनको स्वयं सहायता समूह में अच्छे तरह से सहभागिता होना चाहिए। पूरी तरह से एपीएल सदस्यों के हाथों में नहीं होना चाहिए। मतलब ये होता है कि एपीएल वाले सदस्य थोड़ा गरीबी रेखा से ऊपर होते हैं तो उन्हीं के हाथों में पूरा नहीं दे देना चाहिए। अगर समझिए कि बीपीएल वाले भी है और उससे भी नीचे का जो है तो उसको तो है, लेकिन उसमें अगर 2-4 एपीएल वाले ही भी आ जाते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन पूरी एपीएल वालों को समूह में नहीं जोड़ना है। इसके अलावा स्वयं सहायता समूह के एपीएल सदस्य समूह के पदाधिकारी, समूह नेता, समूह सहायक नेता या खजांची नहीं बनेंगे। अब यहाँ देखिए कि सबसे पहले जो इसमें प्राथमिकता समूह का जो पदाधिकारी बनेंगे तो उनको प्राथमिकता सबसे पहले बीपीएल वाले सदस्यों को देना है और उससे भी जो गरीबी रेखा के सदस्य है उनको देना है। तो जैसे समूह का नेता यानी अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, सहायक समूह या नेता या खजांची जो भी तरह के अगर होंगे तो उसमें जो एपीएल बीपीएल से नीचे तबका के हैं उनको देना है। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज का बता रहे हैं। अब यहाँ है कि समूह में एक ही परिवार से अधिक सदस्य नहीं होंगे। एक व्यक्ति एक से अधिक समूह का सदस्य नहीं होना चाहिए। देखिए कि सरकार का नियम है कि एक परिवार अगर है, एक घर है, उस परिवार में एक ही सदस्य जुड़ना चाहिए, उस सभी सदस्य को नहीं जोड़ना है। और उस परिवार से एक सदस्य नहीं होना, मैंने क्या है, एक से अधिक समूह के सदस्य नहीं होना चाहिए। और कोई भी ऐसे तो कोई भी परिवार के एक से अधिक समूह के सदस्य नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी देखिएगा कि जनरल तौर पर एक परिवार में बहुत लोग होते हैं, तो एक को जोड़ दीजिएगा, एक को नहीं जोड़िएगा तो वो हो गया कि झगड़ा झंझट वाला कहानी हो जाएगा। तो इसलिए उस स्थिति में देखते हुए जोड़ दिया जाता है। लेकिन नियमता है कि एक परिवार से एक ही सदस्य को समूह में जोड़ना है। उसके बाद क्या है, समूह द्वारा अपने को बाध्य करने के लिए आचार संहिता, समूह प्रबंधन मानदंड तैयार करना चाहिए। यह नियमित बैठक साप्ताहिक या पाक्षिक प्रजातांत्रिक तरीके से कार्य करना चाहिए। जो इस समूह का बैठक के लिए बाध्य के लिए आचार संहिता नहीं होगा, समूह प्रबंधन मानदंड भी नहीं होगा और तैयारी करनी चाहिए। और इस समूह का नियमित बैठक करना चाहिए, साप्ताहिक या पाक्षिक। अगर पाक्षिक रखती हैं तो पाक्षिक कर सकती हैं, वो भी प्रजातांत्रिक तरीके से तैयार करना है। और विचारों को स्वतंत्र आदान प्रदान करने की अनुमति होना चाहिए। और निर्णयन प्रक्रिया में भी सदस्यों की सहभागिता के रूप में होनी चाहिए। जैसे कि जो भी यहाँ प्रजातांत्रिक तरीके से तो होना चाहिए और विचारों का आदान प्रदान, मतलब एक बात दूसरे तक मतलब अपना बात सभी लोग रखने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। और जो भी निर्णय लिया जाएगा उसमें उस सदस्य की भी सहभागिता होनी बहुत ज़रूरी है। समूह प्रत्येक बैठक के लिए कार्यसूची तैयार करने और इसके अनुसार चर्चा करने में समर्थ होना चाहिए। जब भी बैठक होगा समूह का तो वो अपना जो कार्यसूची होता है उसको तैयार करेंगे और उस कार्यसूची पर चर्चा भी करने के लिए सामर्थ्य होना चाहिए। सदस्यों को अपना कॉर्पस नियमित बचतों के जरिए तैयार करना चाहिए। अब जो सदस्यों को अपना नियमित कॉर्पस बचत है वो भी तैयार करना चाहिए, ताकि जैसे कितना बचत जमा हुआ, कितना नहीं हुआ, क्या बकाया रहना चाहिए।
और समूह बैठकों में सदस्यों से नियमित रूप से न्यूनतम स्वैच्छिक बचत एकत्रित करनी चाहिए। जब भी समूह की में से जो भी पैसा मतलब जमा होगा वो नियमित रूप से जमा होना चाहिए और न्यूनतम स्वैच्छिक मतलब अब सभी के स्वेच्छा से मतलब 10 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो, लेकिन सभी को अपना स्वेच्छा से एक ही तरह का जितना मतलब होगा उतना जमा करेंगे, ना कोई उसमें कम ना कोई ज़्यादा। वो चीज़ एजेंडा में डाला रहेगा। एकत्रित करनी चाहिए। इस प्रकार एकत्रित की गई बचत समूह की कॉर्पस निधि होगी। जो भी पैसा जो जमा होता है वो समूह की कॉर्पस निधि होता है। अब है कि समूह की कॉर्पस निधि का उपयोग सदस्यों को ऋण देने के लिए किया जाना चाहिए। अब देखिए कि जब समूह में समझिए कि 10,000 रुपया हो गया तो उसको रखने से तो कोई बेनिफिट है नहीं। और अगर बैंक में हम रख देते हैं तो बैंक में रख देते तो क्या 10,000 रखते तो 1 महीना में 10 रुपया या 15 रुपया ब्याज दे देगा, ज़्यादा तो देगा नहीं। लेकिन अगर हम अपने समूह में दे देते हैं 10,000 रुपया और नहीं तो 5,000 अगर भी दे देते हैं तो 1 महीने में हमें 50 रुपया ब्याज आ जाता है। तो उससे क्या होता है कि समूह का कॉर्पस मनी बढ़ जाता है। समूह को वित्तीय प्रबंधन मानदंड तैयार किए जाने चाहिए, जिसमें ऋण मंजूरी प्रक्रिया, चुकौती अनुसूची और ब्याज दरें शामिल होनी चाहिए। अब जैसे ही ऋण दिया जाएगा तो उसी समय ऋण वापसी नियोजन मतलब बनाना चाहिए, जिसमें मूलधन कितना चुकाना है और ब्याज कितना चुकाना है उसका अनुसूची भी तैयार करके उसमें शामिल हो जाना चाहिए। अब क्या है कि सदस्यों को समूह के बैठक में सहभागी निर्णयन प्रक्रिया के जरिए ऋण संबंधी निर्णय लिए जाने चाहिए। अब क्या है कि सदस्यों की बैठक में सहभागी भी होना चाहिए और निर्णय में जो भी होगा, चाहे ऋण संबंधित निर्णय लिया गया जैसे ऋण निकासी के लिए या ऋण का आवेदन देने के लिए, तो उसमें सभी का भागी होना चाहिए। अब है कि समूह को ऋण आवेदनों की प्राथमिकता निर्धारित करने, चुकौती अनुसूची तय करने, दिए गए ऋण पर समुचित ब्याज दर निर्धारित करने और ऋण किस्तों की चुकौती पर गहनता से निगरानी रखने में समर्थ होना चाहिए। अब जैसे कि ऋण वापसी नियोजन के अनुसार पैसा जमा होना चाहिए और है कि जो समूह का ऋण का आवेदन प्राथमिकता निर्धारित किया, चुकौती अनुसूची तय भी करना चाहिए कि ऋण जो निर्धारित किए तो इसको चुकौती कैसे करना है उसका भी तो पहले तैयार कर लेना है। उसके बाद ऋण पर जो भी समुचित ब्याज निर्धारित करने और ऋण की किस्तों चुकौती पर गहनता निगरानी, जो भी कितना ब्याज चुकाना है उस पर भी अच्छे से निगरानी होना चाहिए और भी जो मूलधन चुकाया गया वापसी नियोजन के अनुसार उस पर भी गहनता से निगरानी रखने में समर्थ होना चाहिए। अब यहाँ है कि अपने सदस्यों को संवितरित ऋणों के बाद समूह के पास शेष बची राशि जमा कराने के लिए अधिमानतः अपने सेवा क्षेत्र की बैंक शाखा में समूह को खाता परिचालन करना चाहिए। अब क्या कि अपने सदस्यों को संबंधित जो भी अपने सदस्यों को ऋण मतलब दिए हुए है और समूह के पास जो भी शेष बचा जमा राशि करने के लिए अधिमान अपने क्षेत्र की बैंक शाखा में खाता परिचालित करना चाहिए। जो अपने क्षेत्र की बैंक शाखा होगा उसमें खाता खुलवा लेना चाहिए और उससे लेन देन करना चाहिए। समूह को सरल मूलभूत रिकॉर्ड जैसे कार्यवृत्त पुस्तिका, ये होता है समूह का कार्यवाही पुस्तिका, उपस्थिति रजिस्टर, ऋण खाता बही और सामान्य खाता बही, नकदी बही, बैंक पासबुक और व्यक्तिगत पासबुक भी रखनी होनी चाहिए। जब समूह का बैठक होगा तो ये जो 5 रजिस्टर है वो भी होना चाहिए और जो मेंबर पासबुक होगा वो भी अपना अपना लेके रहेंगे और बैंक जो पासबुक होगा वो भी अपना अपना लेके रहेंगे। तो चलिए हम एक बार आपको हम इसका जो भी बताया है हम एक बार शुरू से अंत तक का बता देते हैं और आप सभी देखिए कि समूह के निर्माण से संबंधित जो हम आप लोगों को वीडियो बता रहे हैं, समूह को संगठित कैसे करना है। तो आपको हमारा अगर वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि
बेल आइकन प्रेस नहीं कीजिएगा तो फिर आपको आपके तक नोटिफिकेशन नहीं जाएगा और आप हमारे वीडियो से अनजान रहेंगे। और सभी फ्रेंड्स लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करना तो कभी कभी भूल चूक हो जाता है, तो इसलिए हम सोचे कि चलिए हम ही याद करवा देते हैं। तो चलिए, आप सभी का हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को एक साथ बाय बाय।